The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो हम सभी लोगों ने कैड पे काम करा है भाई, सभी लोग कैड जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। मैंने कहा था कि जिसकी जो कैड पे काम कर रहा है करंटली, वो अपनी कुछ डिटेल्स को थोड़ा सा शेयर करे ताकि एक आइडिया लगे कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की उसमें ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, कोई ऐसा पर्सन है जो अभी, अच्छा अगर कोई बोल नहीं सकता है तो टेक्स्ट करके भी रिप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो अभी ऑटोकैड पे वर्क नहीं कर रहा है, या बेसिक कर रहा है, या कर चुका है, या डिटेल्स पे काम नहीं कर रहा है। एनीवन टेक्स्ट कर सकता है, कोई भी टाइप करके। ओके गौरव, ओके ठीक है। अमित, आपका क्या स्टेटस है? अभी आप वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ऑटोकैड पे काम करके छोड़ दिया था, या कर रहे हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करना है? क्योंकि ये जो डिटेलिंग है सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यूट्यूब पे बैठो, 1 घंटे में सॉफ्टवेयर सीख जाओगे। सारे कमांड्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, सब सीख लो। 1 महीने में ऑटोकैड सीख जाओगे पूरा बेसिक। लाइन ड्रॉ करना, ऑफसेट करना, प्लानिंग करना, वर्किंग करना। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बेसिक की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो बेसिक का मतलब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना, कॉपी, मूव, रोटेट नहीं है। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई डाउट है? अनम्यूट करके भी आप कह सकते हैं, या टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं आप। बेसिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक का मतलब हो गया फंडामेंटल डिज़ाइनिंग के काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे वर्क करा जाता है, किस तरह हमें काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं और सभी लोगों से करना चाहूँगा, बेसिक सभी लोगों का क्लियर है? बेसिक का मतलब जैसे कि बेसिक इंटरफेस के बारे में, ओवरऑल कमांड्स के बारे में नॉलेज होना, क्योंकि मैं शुरू से लेके चल सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मिक्स हैं, प्रोफेशनल्स भी और अलग अलग, तो मैं इसीलिए पहले से पूछ लेता हूँ। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिक फंडामेंटल सभी के क्लियर है ना? कमांड्स वगैरह सारे क्लियर हैं सबके, कॉपी, मूव, रोटेट वगैरह, स्केच टूल सारा क्लियर है। इमोजीज सेंड कर दिया करिए। जैसे कि यहाँ पर आप आओगे ना, तो यहाँ पर देखो हैंड के पास आप जाओगे तो ये देखो इमोजीज सेंड कर दिया करिए, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। तो
बेसिक सबका क्लियर है या मैं बेसिक से लेके चलूं? एनीवन? एक बार आप बेसिक से स्टार्ट कर दोगे ना? ठीक। साबिर भी ठीक है। अमिताभ? ठीक है। तो बेसिक का मतलब हो गया हमारा जैसे कि चीज़ों को समझना। डिटेल ड्राइंग पे काम करने का मतलब क्या होता है कि देखो बेसिक फंडामेंटल्स उनको समझना, डिटेलिंग करना, डिटेल करने का मेथड क्या होता है, टैगिंग करना कैसे कहते हैं, टैगिंग किस तरह करी जाती है, चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करोगे, कहाँ पर कैसे मेंशन करोगे, उनका वे क्या है, कैसे मेंशन करना चाहिए हमें डिटेल्स को, ये सब हमारा ओवरऑल कहलाता है बेसिक का पार्ट। क्यों? क्योंकि जब हम बेसिक को पढ़ते हैं तभी हम एडवांस लेवल पे आते हैं। बेसिक अगर हमें समझ में नहीं आता है तो चीज़ें बेकार है। बेसिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, सबसे पहला चीज़ कि कोई भी जब वर्किंग करना स्टार्ट करता है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑटोकैड को ओपन करा, यूनिट को चेंज करा और काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप उन पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है टेम्पलेट का, टेम्पलेट डिजाइन करने का। टेम्पलेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि हम अपने इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे ताकि हम प्रोजेक्ट पे फास्ट काम कर सकें। लोग सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज करना जानते हैं। 90% क्या होता है कि मैंने देखा है बिगनर्स को, प्रोफेशनल्स को, सॉफ्टवेयर ओपन करा, यूनिट चेंज करी और काम करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर क्या इंटरफेस है, हम अपनी अकॉर्डिंग सेटिंग्स कहाँ पर करें, टेम्पलेट हम कैसे डिज़ाइन करें, कोई भी इससे मतलब नहीं होता है। टेम्पलेट का मतलब यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक अपनी अलग एक सेपरेट टेम्पलेट रखना जिस पे हम हमेशा काम करेंगे। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बेसिक से, जिसका क्लियर नहीं होगा वो अपना क्लियर कर लेगा। टेम्पलेट डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है, टेम्पलेट को हम लोग एक कमांड से स्टार्ट करते हैं, डीएस से। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है ऑटोकैड के अंदर, और डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। आप जब डीएस एंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आएंगे, उनके बारे में जानो। मैंने बोला ना, ऑटोकैड पे काम करना एक प्रोफेशनल वे नहीं कहलाता है, उसकी डिटेल्ड नॉलेज लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेना तो आप ये ना कहें कि ठीक है पढ़ा था भूल गए, ये मेरे काम का नहीं है या मुझे नहीं आता। डीएस एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड में हमारे पास रहेगा बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर स्नैप। पुलर ट्रैकिंग अनचेक होना चाहिए। पुलर ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, एंगल ट्रैक करना, सभी लोगों को पता है एंगल ट्रैक करता है ये। डायनेमिक इनपुट पे काम नहीं करना है, ये आपका ऑफ रहेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप पे F11 भी ऑफ रहेगा। डायरेक्ट आ जाओ कहां पर, ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस कहाँ है, बॉटम में। ऑप्शंस पे क्लिक कर लो। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज, डिस्प्ले पे आके हमेशा डार्क थीम मत यूज करना, लाइट यूज करना, क्योंकि हम काम करते हैं अलग अलग कलर्स पे, शेड्स पे, डॉटेड लाइंस पे, तो वहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। आप किसी भी कलर को रीड नहीं कर पाते हो सही से, तो कलर थीम हमेशा क्या रखोगे, लाइट। अगर आपकी डार्क है तो आप उसको लाइट कर ले, अगर लाइट है तो वेल एंड गुड। कलर थीम विंडो एलिमेंट के अंदर लाइट। डिस्प्ले फाइल टैब आपका चेक होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले फाइल टैब चेक होना चाहिए। डिस्प्ले फाइल टैब आपका चेक होगा और उसके नीचे आपको एक फीचर्स नज़र आता है कलर्स का एंड फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉन्ट का मतलब होता है कमांड लाइन के फॉन्ट जो नीचे हम टाइप करते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, कभी लोगों को ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। क्या करते हैं बस नॉर्मली वही चीज़ CO एंटर, कॉपी M एंटर, मूव L एंटर, लाइन ड्राइंग बना ली। तो फॉन्ट को आप इस तरह सेट करेंगे ताकि उसके हर एक कमांड्स विजिबल हों। डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, कोई भी अपना एक फॉन्ट चूज़ करना, उसका साइज़ बड़ा करना है, आप उसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे देखो हमारे फॉन्ट के साइज़ चेंज हो जाएंगे। दिस वन कहाँ पर, डिस्प्ले फाइल टाइप के नीचे फॉन्ट को चूज़ करके वहाँ से आप अप्लाई एंड क्लोज कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्रॉस हेयर, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 50% है, आप 100% पे आप यूज़ करेंगे। क्रॉस हेयर 100%। ओपन एंड सेव हमेशा हायर वर्जन को मत यूज़ करना, हमेशा लोअर वर्जन को यूज़ करना 2010। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी अपने ऐसे पर्सन को या डिज़ाइनर को ड्राइंग फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसके पास लोअर वर्जन है या हायर वर्जन है तो प्रॉब्लम आती है फाइल को ओपन करने में। क्यों? हायर वर्जन की फाइल कभी भी लोअर वर्जन में ओपन नहीं होती है और लोअर वर्जन की फाइल किसी भी हायर वर्जन में ओपन कर सकते हो। आप अगर 2024 की फाइल अगर आप सेंड करोगे हमें और मैं 2010 यूज़ कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग को लोअर पे लगा लेते हैं। जब भी किसी को भेजेंगे ऑटोमेटिकली वो लोअर में सेव होगी, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसलिए 2010 7 भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक सेव लगाओ, कितना 10 मिनट पे काम कर रहे हो, बीच में ऑटोकैड बंद हो गया, क्लोज हो गया, बैकअप नहीं मिला, पूरा प्रोजेक्ट चला गया। तो यहां फीचर्स दिया गया है कि आप उस फीचर्स को यूज करें। ऑटोमेटिक सेव 10 मिनट का लगा के रखें। इसी में इन्होंने आगे हमें ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन का, पिक बॉक्स एंड ग्रिप साइज। तो लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम जो भी डिटेलिंग करते हैं उनके नेम, उनके कलर, उनके हर एक चीज को वहां पर मेंशन करना पड़ता है हमें प्रॉपर्ली, हर एक चीज को। तो पहले तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए जिसको समझ में ना आए। LA एंटर करते हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन दिया होता है न्यू लेयर, आपने 1 2 3 4 5 क्लिक करते चले गए, लेयर बनती चली गई। आपको नाम चेंज करना है, राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो। तो ऐसे तो हम 2-3 घंटे इसी में लगा देंगे। पता चला हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और लेयर बना रहे हैं, और लेयर हम बना रहे हैं 200 ऑब्जेक्ट की, तो 200 ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे हम, सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहेंगे। एंड विंडो, कलर चेंज करना है, आपने कलर चेंज कर लिया। कितने चेंज करोगे, कितनी डिटेलिंग करोगे, कितने सिंबल्स क्रिएट करोगे, कितने नेम डालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी टेम्पलेट बना लेते हैं पहले से ही। ये थी बात ऑटोकैड की टेम्पलेट की, और यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है लेयर की टेम्पलेट की। तो लेयर की टेम्पलेट आप पहले से बना के रख लो अपने पास, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको टेम्पलेट फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, सभी लोगों से डाउनलोड कर लेंगे। उस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है, या अगर किसी ने भी आपको वो टेम्पलेट दी तो आप अब कैसे लेके आओगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे लेके आएंगे, सबसे पहला स्टेप आप करोगे LA एंटर। यहां पर एक ऑप्शन दिया होता है लेयर स्टेट मैनेजर, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+S। आपने क्लिक करा, जैसे क्लिक करोगे यहां पर आएगा न्यू और इंपोर्ट। हमें न्यू नहीं करना है,
हमें डायरेक्टली क्या करना है, इंपोर्ट। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। जो टेम्पलेट मैं फॉरवर्ड करूंगा उसको सेव कर लेंगे सब अपने डेस्कटॉप पे, सब लोग अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जहां पर 90% बच्चा गलती करता है कि जब वो न्यू इंपोर्ट पे क्लिक करता है और वहां पर उसको टेम्पलेट मिलती नहीं है, बल्कि वो डेस्कटॉप पे ही है, वो टेम्पलेट डेस्कटॉप पे है बट आपको यहां पर शो ही नहीं हो रही है। ये 90% प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर एक चीज ये देखनी है कि उस ऑप्शन के अंदर फाइल ऑफ टाइप क्या लगा हुआ है, क्योंकि हर एक फाइल्स के अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, सभी को पता है। ऑटोकैड का DWG होता है, मैक्स का .mx होता है, स्केचअप का .skp होता है, फोटोशॉप का .psd होता है, रेविट का .rvt होता है। हर एक सॉफ्टवेयर के उनकी फाइल एक्सटेंशंस होते हैं अलग अलग, जिससे उनको पहचाना जाता है। ऐसे ही लेयर का भी एक टेम्पलेट है, उसका भी एक नाम है। आप यहां पर क्या लोगे, आप यहां पर लोगे .las। आप जैसे ही यहां पर इस फाइल एक्सटेंशन को सेलेक्ट करोगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा लेयर ऑप्शन। मैं फिर से इंपोर्ट पे जाऊंगा। इंपोर्ट पे जाने के बाद .las, ये आगे हमारी लेयर की टेम्पलेट। मैंने इसको सेलेक्ट करके ओपन करा एंड ओके करा एंड क्लोज कर दिया। ऑटोमेटिक हमारी पूरी की पूरी टेम्पलेट आ गई। मतलब क्या हुआ, अब हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली काम कर सकते हैं। डोर, एल्यूमिनियम, ग्लास, विंडो, सीलिंग, चेयर, फर्नीचर, वार्डरोब, डायमेंशंस, टेक्स्ट, ड्रॉ, सेक्शंस, एलिवेशंस, इलेक्ट्रिकल, सिंबल्स, सारे आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। क्यों? अब लोगों को पता है कि लेयर का काम होता है कलर चेंज करना। 80% लोगों को पता है काम होता है कलर चेंज करना, लेकिन आर्किटेक्चर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। मैंने बोला ना कि जो ब्याक वाले होते हैं उनका काम अलग ही होता है। आर्किटेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि क्या, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आपकी वॉल की थिकनेस स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब ये नहीं है लाइन लो, ऑफसेट करो और बस वॉल बन गई। आपने टेक्स्ट दिया है, इसकी थिकनेस, सिंबल्स इनकी थिकनेस, डोर का स्टैंडर्ड थिकनेस होना चाहिए, फर्नीचर आइटम स्टैंडर्ड थिकनेस में होने चाहिए, डायमेंशंस अलग होनी चाहिए, एवरी डिटेल शुड बी ऑन ए स्टैंडर्ड थिकनेस। तो आप क्या कहोगे, आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। अब हम यहाँ पर डोर, वॉल, विंडो बनाएंगे तो उनकी हम लाइन वेट क्या देंगे। यहां पर आ गया लाइन वेट। कितना लाइन वेट दे दोगे, कितना याद है आपको? आपसे पूछ लेते हैं, हम सीलिंग की बताओ स्टैंडर्ड, फ्लोरिंग की बताओ, वार्डरोब की बताओ, फर्नीचर की बताओ, ग्लास की बताओ। है कोई हमारे बैच में ऐसा जिसको हर एक ऑब्जेक्ट की स्टैंडर्ड लाइन वेट पता हो? कोई टेक्स्ट कर सकता है मुझे? एनीवन? नहीं है? यस या नो? अमित को पता है? अमित? मुझे नहीं पता है। अरे तो तुम्हें नहीं पता है तो तुमने माइक खोला तो मुझे लगा तुम बताने जा रहे हो। अच्छा मैं नो के लिए कहा मैंने तो। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बोलने रहे बिल्कुल भी नहीं, क्लास में देखो बोलोगे तो मजा आएगा, सीधी सी बात है। डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे, बस अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन करता रहता हूँ सभी लोगों से। फायदा क्या है, लाइव क्लास ले रहे हो चुपचाप बैठे हुए, इससे अच्छा तो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देते हैं, उसको आराम से बैठ के देखते रहो, क्लास लो, बोलते रहो, हंसते रहो, ये बात है ना। लाइव क्लास का मतलब ही होता है डिस्कशन करते रहो, स्टडी करते रहो, स्टडी के साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहो, इतना सीरियस होकर ना पढ़ो।
जब पढ़ने का टाइम था तब नहीं पढ़ा था ना मैंने ना तुम लोगों ने तो लाइन वेट सबके अलग अलग होते हैं। आर्किटेक्चर में लाइन वेट इतने होते हैं स्टैंडर्ड कि आप याद करते रहोगे उनको। तो टेम्पलेट इसीलिए दी जाती है ताकि उस टेम्पलेट के अंदर आपको हर एक चीज़ मिले। अब एग्जांपल मैं जो टेम्पलेट फॉरवर्ड करूंगा आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको प्लास्टर स्टैंडर्ड, फॉर्मेट स्टैंडर्ड, बीम स्टैंडर्ड, सीलिंग उसका स्टैंडर्ड, कॉलम्स उसकी स्टैंडर्ड लाइन वेट, उनके कलर सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने पास अपने टेम्पलेट्स बना के पहले से रखते हैं और उनको हमेशा उसको इंपोर्ट करा के काम करते हैं। तो आपको लेयर इंपोर्ट करानी है। लेयर को जब आप इंपोर्ट कराओगे तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि आपने लेयर को इंपोर्ट करा लिया, लेयर जब विजिबल होगी जब हम एक कमांड और यूज करेंगे LW एंटर का, जो कहलाता है लाइन वेट। आप जब LW एंटर करोगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा लाइन वेट का। आप जब डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके ओके करोगे तब आपकी सारी लाइन वेट दिखेंगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने LW एंटर करा, डिस्प्ले लाइन वेट को अनचेक करके ओके करा, तो देखो हमारा बिल्कुल एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ नहीं शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब मिक्स हो गया। ऐसे क्या हो रहा है कि चीज़ें रीड नहीं कर पाएगा सामने वाला कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिटेल वाला है, किसकी क्या थिकनेस है। और जैसे ही मैं यहाँ पर LW एंटर करूँगा और डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइन वेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है आर्किटेक्चर फील्ड में, डिटेलिंग में। इसका हमें यूज़ लेके चलना है। एक तो हो गया हमारे पास पॉइंट, ये हो गया हमारे कुछ बेसिक कमांड्स जिनकी हम यूज़ आगे करेंगे ड्राइंग्स के अंदर। प्लानिंग जब स्टार्ट करी जाती है तो प्लानिंग के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मली जो ऑटोकैड सीखते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है, जिन्होंने ऑटोकैड सीखा है कॉलेज से, इंस्टीट्यूट वगैरह से, वहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। प्लानिंग वहाँ पर इस तरह एक्सप्लेन करी जाती है कि आउटर वॉल 9 इंचेस होती है, इनर वॉल पार्टीशन वॉल होती है, डोर 3.5 फीट का होता है। सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से करते हैं तो वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती है कि प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। या अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको पता होता है कि प्लानिंग हमें क्लाइंट के लिए कैसे डिज़ाइन करनी है और क्या उसका वे होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्लानिंग जो वर्ड है, प्लान कोई ऐसा नहीं है कि किसी बुक में आप देखोगे और उसको पढ़ लोगे तो प्लानिंग सीख जाओगे। कोई चैप्टर नहीं है। प्लानिंग इज ए क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। आपकी माइंड की क्रिएटिविटी है, कल्पना कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो। अब क्या इमेजिन कर सकते हो इसका मतलब यहां पर गलत वे में ना ले जाओ कि कुछ भी करके बना दो, नहीं। आप क्या इमेजिन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड की बेसिस पे प्लानिंग को करना। क्योंकि प्लानिंग एक बहुत डिटेल्ड पार्ट है। भाई मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, रेजिडेंशियल प्लानिंग अलग होती है, कमर्शियल अलग होती है, टाउन प्लानिंग अलग करी जाती है, ग्रुप हाउसिंग वगैरह अलग डिजाइन करे जाते हैं। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वे एक है, थ्योरी एक है। अब एग्जांपल लो, आपने प्लान बनाया, ठीक है। अब प्लानिंग करते वक्त प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे को? वॉशरूम कहाँ पर देना है, मास्टर बेडरूम कहाँ पर देना है, ड्रेस कहाँ पर देना है, पाउडर रूम क्या होता है,
कोई कहता है कि मेकअप का रूम होता है, कोई कहता है कि ड्रेसिंग होता है, कोई कहता है कि वॉशरूम होता है। किचन कहाँ पर दें? प्लानिंग को क्रिएट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉशरूम दिया तो वेंटिलेशन कहाँ पे दें? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्लॉट के बाहर निकाल देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि आने वाले टाइम में 2 साल बाद उसके पीछे भी घर बनेगा। अभी दे दो वेंटिलेशन, बात की बात में देखी जाएगी, बात को तोड़ लेंगे उसे, बाद में तोड़ लेंगे उसे। वहां पे भी सोचना पड़ता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग में। बेडरूम डिजाइन कर रहे हो, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, चाहे किचन दे रहे हो, चाहे वॉशरूम दे रहे हो, या ड्राइंग रूम दे रहे हो, या कोई भी एक एरिया दे रहे हो स्पेसिफिक, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। हम वहां पर लॉन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या मेन पर्पस है लॉन देने का, कितना लॉन देना चाहिए, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोगों ने क्या करा है कि इन पॉइंटों को माइंड में फिक्स कर लिया, रट लिया है। मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, लॉन दे दिया जाता है सर, किस लिए? हम वहां पर पेड़ पौधे लगा लेंगे। लॉन इसलिए दे दिया जाता है। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन दिया जाता है ताकि यहां पर हवा आती रहे सर। लेकिन यहां तो पीछे तो प्लॉट है, कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा ओटीएस डाल देंगे सर। अच्छा मुझे बताओ बेडरूम का साइज क्या होता है? बेडरूम का साइज से शुरू होता है 10 बाई 10, 10 बाई 12, 12 बाई 12, 12 बाई 14, 12 बाई 16। ऐसा लगता है कि उसको रटा दिया गया है पूरे 2-3-4 महीने में, जब तक उसने सीखा ऑटोकैड। फटाफट बता देगा वो आपको। किचन के साइज बताओ, 6 बाई 6, 6 बाई 8, 8 बाई 8, 9 बाई 9। फिर लास्ट में एक और आंसर मिलता है, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। मतलब कि हम गलत ना ठहरा दिए जाएं किसी भी कंडीशन पे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो एक अलग बात है, बिल्कुल सही है ये चीज़ कि चीज़ें डिज़ाइन करी जाती हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, लेकिन हमें भी देखना पड़ता है कि इसकी रिक्वायरमेंट फिट हो रही है या नहीं हो रही है। अब 10 बाई 10 की रूम में क्लाइंट चाहता है 14 बाई 14 का डेकोरेट करवाना, देन हाउ कैन दिस पॉसिबल? तो क्या हम कर देंगे ज़बरदस्ती दीवार तोड़ के क्या? तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें देखनी है, अपने साइज को भी देखना है, एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी देखना है। इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर नोटिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया? स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ कहता है 10 बाई 10, कुछ कॉमन साइजेस हैं जिनको बता दिया गया है पहले से। लोगों ने ये एक मिथ बना ली है, ये लोगों ने एक सोच बना ली है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड साइज 10 बाई 10 से शुरू होता है सर, 10 बाई 10, 12 बाई 12, 14 बाई 14। तो अगर हमें ये बताओ ये 10 बाई 10, 12 बाई 12, 12 बाई 14, 14 बाई 16 ये कहां से आया, कहां से लिया गया? क्या 10 बाई 10 से कम नहीं हो सकता? अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये किस बुक में है भाई? उसका नाम भी तो पता होना चाहिए ना, कहां से लिया गया है। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा आप 12 बाई 14 ले लो, am I right? तो ये साइजेस आए कहां से, कहां से लिए गए, कौन बताएगा? गौरव, साबिर? एज पर द फर्नीचर रिक्वायरमेंट या तो उसके अकॉर्डिंगली हो गया। एज पर फर्नीचर रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बेड का साइज है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रूम में उतना फिटमेंट होगा, या फिर वाइस वर्सा। बिल्कुल सही है, एग्री कर गए। लेकिन हमें ये तो बताओ ये स्टैंडर्ड साइज आए कहां से, किसने बताए? पॉइंट तो यही आ रहा है, फर्नीचर के साइजेस डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर से, स्पेस के ऊपर, इट्स ए कॉमन थिंग।
इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। 10 बाय 10 के रूम में 8 बाय 8 का बेड नहीं दे दोगे। और